नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज दरअसल हम फिर रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और दरअसल उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है जो अमेरिका में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की के बाद जो कुछ घोषणाएं वहां पर हुई, उन घोषणाओं को लेकर हिंदुस्तान के मीडिया का एक तबका जो है वो काफी बल्ले बल्ले है और काफी खुशी का इजहार कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप पर कोई बड़ी फतह हासिल कर ली है। लेकिन जब आप उसके अंदरूनी उसके डिटेल्स में जाते हैं तो कई चीजें खुलकर सामने आती हैं। जैसे एक बड़ा सवाल मेरे मन में यह है कि अमेरिका गैस और ऑयल वो भारत को देने के बारे में बात कर रहा है और भारत खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ है, जबकि अमेरिका की गैस एंड ऑयल बहुत महंगे हैं। उसकी तुलना में रूस से जो हमें ऑयल मिल रहा है वो बहुत एक तरीके से सस्ता है। इस तरीके की और बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बारीकियां हैं। एक लार्जर कैनवस में एक बड़ी तस्वीर के मद्देनजर हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्रवण जी की इस पे क्या राय है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कह रहे हैं कि काफी जिसे कहते हैं ना कि हवा गुब्बारे में बहुत हवा भर दी गई है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बड़ी विजय हासिल कर ली है, कितनी अप्रहेंशंस थे जाने के पहले और सब कुछ कितना अच्छा हो गया। क्या आपको लगता है? का जो अन... जी 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 बोल। मोदी जी की पूरी फतह जो है वो उनके चेहरे पर लिखी हुई थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे ट्रंप के साथ। अगर आप उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी मुद्रा देखें, उनके बैठने का तरीका देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और क्या अचीव किया है। जो सवाल पूछे भारतीय संवाददाताओं ने वो भी बहुत ही ऐसा लगा जैसे गोदी मीडिया वहां बैठा हुआ है। देखिए, देश की रुचि ये जानने में है कि मोदी जी इतनी इतनी चर्चित अमेरिका यात्रा से क्या खरीदारी करके आए हैं और क्या माल बेच कर आए हैं। मतलब अगर ये पूरी की पूरी जो यात्रा थी वो इसी संदर्भ में थी कि हम क्या देकर आ रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं। जो सामने आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, जिसका जो हम सरसरी तौर पर अभी समझ में हम जिसको एनालाइज कर सकते हैं, वो ये है कि मोदी जी सिर्फ खरीद कर ही आए हैं और बेचकर कुछ नहीं आए। मतलब ये कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से फायदा या नुकसान होगा और कितना बड़ा नुकसान होगा वो हमको अभी तत्काल पता नहीं चलेगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमने देखा कि ट्रंप, जिन लोगों ने देखा है, मतलब पूरे देश ने तो देखा नहीं है कि ट्रंप की मुद्रा क्या थी, मतलब वो किस तरह की आक्रामक मुद्रा में बातचीत कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे। और ये दिख रहा था कि 2019 के मुकाबले जब मोदी जी वहां गए थे ह्यूस्टन रैली में, और 2020 में जब ट्रंप आए थे भारत में, अहमदाबाद की जिस रैली का उन्होंने ट्रंप ने जिक्र किया, मोदी जी उस समय एक 2019 के चुनाव से में गजब तरीके से जीते हुए एक नायक की तरह थे कि 303 सीटें वो जीत कर आए थे। इस समय मोदी जी जो गए थे वो एक मतलब जिसको कहना चाहिए लगभग पराजित योद्धा की तरह गए थे, और नायक इस समय ट्रंप थे जो बहुत ही गजब की जीत के साथ अमेरिका में काबिज हुए हैं। अब तीन चीजें जो हमारे सबके दिमाग में थी जब मोदी जी गए वहां, तो तीन बड़े मुद्दे हमारे पास थे कि मोदी जी उन पर क्या बात करने वाले हैं, क्या रवैया उनका रहेगा। एक तो ये था
कि जो हमारे नागरिक हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको कहा गया है, उनके बारे में मोदी जी क्या बात करेंगे? क्या वो हथकड़ी बेड़ियों की कुछ बात करेंगे? जिस अपमानजनक तरीके से उनको मिलिट्री विमान में भेजा गया, क्या उसके बारे में प्रोटेस्ट किया जाएगा, पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, ट्रंप कुछ कहेंगे? पहला सवाल। जो नागरिक ऑलरेडी वहां H1B पर रह रहे हैं, और अब जो जो सिटीजन, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का मुद्दा है बहुत सारे लोगों के साथ, भारतीय नागरिकों के साथ, और H1B वीजा का मामला है कि उसका कोटा बढ़ाने की बात है या भारतीय नागरिकों को वहां प्रवेश की बात है, उस पर कुछ करेंगे क्या? दो मुद्दे। तीसरा, जो ट्रेड वॉर जिसको कह रहे हैं, ट्रेड टैरिफ कह रहे हैं, कि जो ट्रम्प साहब धमकियां दे रहे थे कि भारत के खिलाफ जो बड़े कर लगाएंगे, अमेरिका से आने वाले, भारत में आने वाले सामान पर वो भारत से अमेरिका में जाने वाले सामान पर वो भारी कर लगाएंगे, और अमेरिका से भारत आने वाले सामान पर वो छूट की मांग करेंगे। तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर उन्होंने कोई रियायत दी क्या? ये तीन बड़े मुद्दे थे। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो अगर समय बचा तो हम बात करेंगे। अब देखिए कि ढेर सारे हथियारों की F-35 विमानों की खरीद करके और मोदी जी आ रहे हैं। मतलब पूरी की पूरी वहां जो इंडस्ट्री है हथियारों की, उसको ओबलाइज करके आ रहे हैं। मतलब ये कि पूरा पेमेंट डॉलर में होगा, और डॉलर कितना मजबूत अब होने वाला है वो हमको देखना होगा। मोदी जी से मुलाकात के पहले ट्रंप ने घोषणा कर दी थी, जिसको उन्होंने कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये कि हमारे सामान पर जितनी टैरिफ आप लगाएंगे, हम उतनी ही टैरिफ आपके यहाँ से आने वाले सामान पर लगाएंगे। और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया ट्रंप ने कि भाई टैरिफ के मामले में हमने ये हमारा फैसला है। इसका मतलब ये, जो ट्रंप ने कहा वहां कि भारत जो सामान आता है अमेरिका से, उस वक्त 30%, 40%, 70% से भी ज्यादा तक की मतलब वेरी हाई टैरिफ वो कह रहे हैं, विच इज ए बिग प्रॉब्लम, उन्होंने कहा ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ रियायत दी है उसमें उन्होंने? इसको इस तरह से समझना पड़ेगा आशुतोष जी कि भारत का अमेरिका के साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो करीबन 100 अरब डॉलर का, या 8700 अरब डॉलर से रुपए से ज्यादा का है। अब वो जो बातचीत हुई है, या ट्रंप ने कहा है कि ये जो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब कि आपका सामान तो ज्यादा आ रहा है, हमारा सामान आपके यहाँ कम आ रहा है, तो आप जो है वो 87 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर आपको जो कमा रहे हो हमसे, अमेरिका से, वो तो चुकता करना पड़ेगा। और वो चुकता इस तरह से होगा कि हमारा सामान आप खरीदेंगे सस्ते दाम पे, और हम आपका सामान सस्ते दाम पे खरीदेंगे, महंगे दाम पर खरीदेंगे। ये पूरा का पूरा मामला है। अब आप देखिए कि ये जो बातचीत हुई है उसमें हम केवल, जैसा आपने कहा कि सिर्फ तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस ही नहीं खरीद रहे, मतलब जो चीज हम रूस से और ईरान से भी ले रहे थे सस्ते दाम पे, वो अब हमको अमेरिका से लेना है। एक तो ये है, एनर्जी का पूरा सिनेरियो भारत में बदलने वाला है। दूसरा ये कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हम अमेरिका से लेने वाले हैं। मतलब ये कि जो हमारा यहाँ परंपरागत पावर सेक्टर है, जो कोल बेस्ड है, बहुत सारा हमारे यहाँ पावर जनरेशन, या कोल का आयात भी करते हैं, या कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं, मतलब उसमें क्या होने वाला है मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा एक कितना सेंसिटिव इशू हो जाएगा हमारे यहाँ, पूरी की पूरी कोल इंडस्ट्री के लिए भी हो जाएगा,
और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के लिए भी हो जाएगा। हम न्यूक्लियर एनर्जी में अगर जा रहे हैं तो उसको लेकर जो मतलब जिस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आएंगे उसके कारण जो दिक्कतें आएंगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो एक ये बड़ा सेक्टर ऑयल का, गैस का और इसका है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा ये कि जो मिलिट्री सॉफ्टवेयर आप ले रहे हैं, मिलिट्री सेल्स जो कर रहे हैं, वो बहुत ही गजब का कर रहे हैं। मतलब ये कि जो ट्रेड को आप $500 बिलियन तक ले जा रहे हैं 2030 तक। मतलब $500 बिलियन का तो मतलब बहुत ही 84,000 अरब डॉलर रुपए, अरब रुपए के करीब हो जाता है। तो ये एक जो बहुत जिस तरह का मोदी जी आ रहे हैं करके, अडानी के ऊपर एक सवाल जो पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मोदी जी की पूरी भाव भंगिमा उसमें देखने काबिल थी कि वो ऐसा लगा कि पूरी तरह हिल गए। और वो उनका जवाब ये था कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष मिलते हैं तो वो इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने किस तरह से रिएक्ट किया उस पूरे अदानी के मामले पर। पीएम ने जो कहा उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो देश में तो मौन रहते हैं अदानी के मामले में, और विदेशी जमीन पर जाकर कहते हैं कि वो इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं करते हैं। कुल मिलाकर ये है कि हम लोग जिस इकोनॉमी में मोदी जी अमेरिका में भारत को छोड़ के आए हैं, और हमको जिस तरह का सामान अमेरिका से लेना पड़ेगा, वो एक बड़ा मुद्दा है। पर मोदी जी की अमेरिका यात्रा से जो कई दूसरे सवाल उभरे हैं, आशुतोष जी, मैं 2-3 मिनट जी में मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जी कि प्लीज। चीन और रूस के साथ अब हमारे कैसे संबंध रहेंगे। क्योंकि ये पूरी यात्रा का अगर आप निचोड़ देखें तो इसमें आप पाएंगे कि सिंगल आउट किया गया है चीन को, और रूस को भी किया गया है कि आपकी रूस से जो नजदीकियां वो कम होनी चाहिए, और चीन से तो बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। जैसे कि रूस से आप तेल खरीदना बंद कर देंगे, आप अभी तक रुपी पेमेंट में भी खरीद रहे थे रशिया से तेल, और अब आपको अमेरिका से डॉलर में खरीदना है, तो आपका रूस के साथ मतलब रूस को कमजोर करना प्रकारांतर से। दूसरा ये कि चीन के साथ आपके पूरे के पूरे रिलेशंस जो है, इंपोर्ट जो है पूरे, वो प्रभावित होने वाले। जैसे कि कारों पर जो ड्यूटी है, जो उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा, अमेरिकी कारें अब भारत के बाजार में आने वाली हैं। जो जिस तरह की बातचीत हुई, ये पूरी ड्यूटी बंद कम। भारत मोटर बाइक्स पर तो पहले ही कर दी, हमारे बजट में ही हो गई थी। हार्ले डेविडसन पर जो ड्यूटी कम कर दी। तो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करेगी, ऑयल इंडस्ट्री क्या करेगी, और तमाम जो सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर में क्या होने वाला है, फार्मा सेक्टर में क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें। दूसरा ये मुद्दा कि यूक्रेन के मामले में हम जो पूरी की पूरी बातचीत कर रहे थे, हमको हमारी कोई भूमिका नहीं रही है उसमें। ट्रंप सीधे डील कर रहे हैं, और अब जो यूक्रेन के मामले में जो ताजा है उसमें सऊदी अरब को उन्होंने मध्यस्थता के बीच में के तौर पर डाला है, और वो सीधे रूस को कह रहे हैं कि आपको ये करना है, और जेलेंस्की को कह रहे हैं ये करना। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको याद हो, हमने पिछली बातचीत में एक मुद्दा उठाया था वो, और कहीं मुझे देखने में नहीं मिला कि इस यात्रा में ये तय होगा कि चीन के साथ जो संबंध है, ये तो कहा ही था मैंने, ये कहा था कि जो ब्रिक्स है ऑर्गेनाइजेशन, उसका भविष्य इस मोदी जी की यात्रा में बुरी तरह प्रभावित होने वाला है, और जो कि हुआ है। ये जो क्वाड नाम का संगठन है आशुतोष जी, ये पूरा का पूरा एक मिलिट्री अरेंजमेंट है, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अरेंजमेंट है, और ये पूरा चीन के की आर्थिक और मिलिट्री पावर के खिलाफ बना है। इसमें 4 देश हैं, इसमें जो 4 देश हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और
अमेरिका है, और इसकी बैठक इस साल भारत में होने वाली है और ट्रंप उसमें आने वाले हैं। इसका मतलब ये कि ब्रिक्स से या तो हम ब्रिक्स को कमजोर करेंगे, या ब्रिक्स को तोड़ना पड़ेगा, या ब्रिक्स का क्या भविष्य होगा ये हमको पता नहीं। और वैसे ही एक और संगठन है ऑकुस, तो उसमें भी एक जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें, और यूनाइटेड किंगडम है, और अमेरिका है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये जो बन रही हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ऑकस में, तो ये भी जो एक संगठन है पूरा का पूरा, ये चीन के खिलाफ और क्षेत्रीय संगठन है। इसमें जो कुल मिलाकर जो चीजें नजर आती है आशुतोष जी, वो काफी गंभीर है। मैं आखिरी पॉइंट ये कहना चाहता हूं, जो मुझे लगता है जो जिसको आप पॉजिटिव मान सकते हैं और जिस पर आपको नजरें रखना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, वो गैस है मेरा कि मोदी जी आने के बाद अपने मंत्रिमंडल में बहुत जबरदस्त तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, और उसमें कुछ बहुत ही प्रोफेशनल किस्म को ले सकते हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में भी और मंत्रिमंडल में भी। और एक चीज जो मुझे लगती है कि वो अमेरिका की तर्ज पर जो देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको अपनी ये आर्थिक पॉलिसीज या देश की आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में कि कैसे, जैसे अमेरिका में मस्क के नेतृत्व में जो एक तरह की मुहिम चल रही है खर्चे कम करने की, गवर्नेंस को ठीक करने की, ये तमाम चीजें जो अमेरिका में हो रही है, अगर मोदी जी, क्योंकि मस्क से भी मिले वहां, गबार्ड से भी मिले वहां, और सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिले, तमाम लोगों से मिले, मुझे लगता है कि इस यात्रा का एक जो सबसे पॉजिटिव आउटकम जो मैं देखता हूं, वो ये देखता हूं कि हमको लग सकता है, हम देख सकते हैं कि मोदी शायद कोई बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे, और उसमें करना चाहिए, करेंगे नहीं, कर सकते हैं या करना चाहिए। और उसमें ये जो फ्री बीज है, मुफ्त की रेवड़ियों का जो पूरा संसार है जिसमें पूरी इकॉनमी ध्वस्त हो रही है, उसके बारे में कोई नजरिया मुझे लगता है कि, क्योंकि अमेरिका को वो देख के जो आए हैं, वो ये अमेरिका वो नहीं है जो अमेरिका वो पिछले 4 सालों से या पिछले 10 सालों से देख रहे थे। इसलिए अगर ट्रंप अगर डॉलर को, अमेरिका को मजबूत बनाना चाहते हैं, और मोदी जी भी कह के आए हैं कि उन्होंने भी कहा है कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा उन्होंने वहां शब्द दिया है, और मागा और मीगा को मिला के उन्होंने मेगा शब्द दिया है। तो इसलिए इस विजिट के परतें बहुत गहरी हैं, और हमारे दर्शकों को नजर रखना चाहिए कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है हमारी पूरी इकोनॉमी पर किस तरह के पड़ेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.